हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अकाउंटिंग हिल। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर नंबर 7 ऑफ क्लास 11th, जिसमें हम एक अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 3 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। बेटा पिछले 6 लेक्चर्स में हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया। चैप्टर नंबर 2 बेसिक टर्म्स, जो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स थी उन सबको हमने डिटेल में पढ़ लिया है। आज से हम स्टार्ट करेंगे अपना अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। देखिए, पहले हम सारे अपना थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट करेंगे, फिर हम धीरे धीरे न्यूमेरिकल्स की तरफ आएंगे और फिर हम अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो केस बेस्ड स्टडीज है, एमसीक्यूज है, ट्रू फॉल्स है, फिल इन द ब्लैंक्स है या शॉर्ट आंसर्स, जितने भी पार्ट है वो धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट ऑब्जेक्ट हमारा है कि हम अपने चैप्टर्स को पढ़ते हुए जाए ताकि हमें सबसे ज़्यादा मीनिंग क्लियर हो कि मीनिंग क्या है अकाउंटिंग का, हम किस तरीके से कौन से प्रिंसिपल्स को फॉलो अप करेंगे, ताकि जब हम रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट करें, हम अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करना स्टार्ट करें, तब हमारे लिए एक प्रॉपर फ्रेमवर्क हो। अगर मैं अभी आपको एमसीक्यूज, ट्रू फॉल्स इनको करवाने लग गया तो आपके जो ऑब्जेक्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं उनमें बहुत लेट हो जाएगा, बहुत डिले हो जाएगा। तो इसलिए हमने प्लानिंग जो करी है वो इस तरीके से करी है कि सबसे पहले हम अपने थ्योरेटिकल पोर्शंस को कंप्लीट करेंगे, उनके मीनिंग्स को समझेंगे कि उसमें क्या क्या कंसेप्ट्स आते हैं, क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, कौन कौन सी टर्म्स होती है, क्या रूल्स होते हैं डेबिट एंड क्रेडिट के, और उसके बाद फिर हम अपने न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन करते हुए जब चैप्टर्स को रिवाइज करेंगे तो एग्जाम से पहले हम अपने सारे एमसीक्यूज, सारे फिल इन द ब्लैंक्स, शॉर्ट क्वेश्चंस, ये सारी चीजें कंप्लीट कर लेंगे। क्लियर? तो आज स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 3, उसका फर्स्ट पार्ट। देखिए, आज चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग प्रिंसिपल। व्हाट इज मीन्ड बाय अकाउंटिंग प्रिंसिपल? क्या होता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल? बेटा जैसे कि मैंने आपको चैप्टर 1 में जब हमारी फर्स्ट क्लास हुई थी तो मैंने आपको वहां एक वर्ड पढ़ाया था, एक स्टेटमेंट पढ़ाई थी, अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। अकाउंटिंग क्या है? आर्ट है और साइंस है। जब हमने साइंस को एक्सप्लेन किया था तब हमने कहा था कि अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज विच हैज इट्स ऑन रूल्स एंड ऑन प्रिंसिपल्स ऑन विच एन अकाउंटेंट परफॉर्म देयर अकाउंटिंग वर्क। हमने पढ़ा था ना कि अकाउंटिंग क्या है? एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, एक मतलब उसके अपने रूल्स होते हैं, अपने प्रिंसिपल्स होते हैं, जिसके अंडर, जिससे मतलब सारी जो सेट गाइडलाइंस होती है उसके अकॉर्डिंग एक अकाउंटेंट अपना अकाउंटिंग वर्क को परफॉर्म करता है। अब ये प्रिंसिपल्स क्या क्या होते हैं, इनका नेचर क्या होता है, वो सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है ना? तो ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल का मतलब। अगर हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल की बात करें तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या है? बेसिकली अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आपके लिए सेट ऑफ गाइडलाइंस है, सेट ऑफ गाइडलाइंस अंडर विच वी परफॉर्म our accounting work, our accounting work। ध्यान से समझिएगा, सेट ऑफ गाइडलाइंस यानी ये सारी इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हैं, ये सारी गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं, ये हमें हेल्प करते हैं कि हम अपने अकाउंटिंग में किस तरीके से रिकॉर्डिंग करें, किस तरीके से क्लासिफिकेशन करें, कैसे समराइजिंग करें, हम किस एक्सपेंडिचर को क्लासिक कैपिटल एक्सपेंडिचर मानते हैं, किसको रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मानते हैं, और इसका क्या इम्पैक्ट्स होता है, ये सारी चीजें हमें अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बताता है। अगर हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल को बेसिकली जाने तो दीज आर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, these are generally accounting accept वो these are generally accepted accounting principles। ये क्या है? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है, जिसे हम गैप्स के नाम से जानते हैं। ठीक है?
यानी जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल का मतलब क्या हो गया, ये प्रिंसिपल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, यूनिवर्सल अडॉप्टेड बाय द अकाउंटेंट होता है। देखो हमने कई चीजें पढ़ी थी, हमने पढ़ी थी कि जो अकाउंटिंग है वो रिलायबल होनी चाहिए, रेलिवेंट टू यूजर्स होनी चाहिए, कंपेरेबल होनी चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए। ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। अब अंडरस्टैंडेबल अंडरस्टैंडेबल कब होगी, जब वी अडॉप्ट अ यूनिफॉर्म मेथड, जब हम एक यूनिफॉर्म मेथड यूनिफॉर्म अप्रोच को फॉलो अप करेंगे तभी तो ये जनरली वो अंडरस्टैंडेबल बाय यूजर्स होगी। अगर आप अपने अलग ढंग से अकाउंटिंग कर रहे हो और मैं अपने अलग ढंग से अकाउंटिंग कर रहा है, थर्ड पर्सन अलग ढंग से अकाउंटिंग कर रहा है, तो हम उसको कैसे कंपेयर कर सकते हैं, हम उसको कैसे समझ सकते हैं, नहीं समझ सकते ना। तो बेसिकली इसलिए हमने कहा है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो है दीज आर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ये जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है, ये बेसिकली आपको वो गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं जिसके अंडर हम अपने अकाउंटिंग वर्क को परफॉर्म करते हैं। ये हमें समझाते हैं कि हम किस तरीके से किस ट्रांजैक्शंस को कैसे ट्रीट करें, किस ट्रांजैक्शंस को किस तरीके से कैसे ट्रीट करें, उसको कैसे रिकॉर्ड करें और उसका क्या इंपैक्ट होगा हमारी फाइनेंशियल पोजीशन पे। तो बेसिकली हमें इस चैप्टर में यही पढ़ना है कि हमारे कौन कौन से गाइडलाइंस है, कौन कौन से प्रिंसिपल्स है, किस किस प्रिंसिपल्स की वजह से कैसे हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। अगर हम अपने बात करें, इनके नेचर्स की बात करें, तो जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है ये मैन मेड प्रिंसिपल्स है। सबसे पहले क्या है, मैन मेड प्रिंसिपल्स। अब ये मैन मेड प्रिंसिपल्स क्या है, बेसिकली जो भी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस है ये बेसिकली जब प्रैक्टिस में आती है, फॉलो अप करते हैं हम इसको बाय द प्रैक्टिस ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर। ये ह्यूमन बिहेवियर के बेस पे प्रैक्टिस करी जाती है। बेसिकली जो जब हम प्रैक्टिस करते हैं उससे जो हमारा एक्सपीरियंस आता है कि बेस्ट पॉसिबल वे टू रिकॉर्ड दीज ट्रांजैक्शंस, सो वी कैन से अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर मैन मेड प्रिंसिपल्स। दूसरा ये फ्लेक्सिबल इन नेचर होता है, फ्लेक्सिबल इन नेचर। अब फ्लेक्सिबल इन नेचर का मतलब क्या है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को एज पर रिक्वायरमेंट जैसे भी धीरे धीरे जैसे भी वो बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंजेस आते हैं उसके अकॉर्डिंग धीरे धीरे अकाउंटिंग बॉडीज द्वारा इसको मॉडिफाई किया जाता है, टाइम टू टाइम इसको मॉडिफाई किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है दीज आर फ्लेक्सिबल इन नेचर। ये फ्लेक्सिबल इन नेचर है, ये रिजिड नहीं है, ठीक है। दीज आर फ्लेक्सिबल इन नेचर, क्लियर। और तीसरा क्या है, ये जनरली एक्सेप्टेड होते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो है जनरली एक्सेप्टेड होता है, ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है इनको फॉलो अप किया जाता है। अब अगर हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को बात करें, अगर हम अपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की बात करें तो बेसिकली ये दो पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं। बेसिकली ये दो पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं। पहला पार्ट जो होता है, पहला पार्ट आपका होता है अकाउंटिंग कंसेप्ट, अकाउंटिंग कंसेप्ट, और दूसरा पार्ट होता है अकाउंटिंग कन्वेंशन यानी प्रिंसिपल्स, ठीक है। अब ये अकाउंटिंग कंसेप्ट्स क्या होते हैं, बेसिकली जब भी हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, जब भी हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं तो कुछ बातें एज्यूम कर ली जाती है, पहले से ही एज्यूम करके, मतलब दीज आर द प्रिजम्पशंस, ये प्रिजम्पशंस है पहले से ही एज्यूम करी गई है टू वाइल रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हुए कुछ बातों को हम पहले से एज्यूम कर लेते हैं कि बिजनेस का ये नेचर होगा, हमें ट्रांजैक्शंस इस अकॉर्डिंग फॉलो अप करने हैं, उसे तो हम कहते हैं अकाउंटिंग कंसेप्ट। और अकाउंटिंग कन्वेंशंस का मतलब होता है जब अकाउंटेंट प्रैक्टिस करता है तो उससे जो पॉसिबल आउटकम्स आते हैं जो जनरली एक्सेप्टेड होते हैं, दीज आर आल्सो नोन एज द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। इसे हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स भी कहते हैं। तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर द रूल्स ऑफ एक्शंस, क्या है, रूल्स ऑफ एक्शंस और कंडक्ट अडॉप्टेड बाय द अकाउंटेंट। वो रूल्स ऑफ एक्शंस है, वो एक्शन रूल्स है, वो कंडक्ट्स है, वो नॉर्म्स है, वो कंडीशंस है
जो अकाउंटेंट अडॉप्ट करता है यूनिवर्सली वाइल रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करते हुए। और जैसा मैंने आपको बताया कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट किया है अकाउंटिंग अजम्पशंस और दूसरा पार्ट किया है अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अजम्पशंस का मतलब क्या होता है? अजम्पशंस का मतलब होता है कि ये वो कंडीशंस है, दीज आर प्री एज्यूम्ड, पहले से एज्यूम करी जाती है, टू हैव बीन फॉलोड इन प्रिपेयरिंग द एनुअल अकाउंट्स। एनुअल अकाउंट्स बनाते हुए, अपने फाइनेंशियल अकाउंट्स बनाते हुए कुछ बातें पहले से ही अकाउंटेंट के दिमाग में होती है, उसे हम अकाउंटिंग अजम्पशंस कहते हैं। अब अकाउंटिंग अजम्पशंस की बात करें तो अकाउंटिंग अजम्पशंस क्या है? पहला अकाउंटिंग अजम्पशन है गोइंग कंसर्न अजम्पशन। दूसरा कंसिस्टेंसी अजम्पशन, कंसिस्टेंसी अजम्पशन। और थर्ड है एक्रुअल बेसिस कंसेप्ट, एक्रुअल बेसिस कंसेप्ट। देखो ये तीन है जो हम अकाउंटिंग अजम्पशन के नाम से जानते हैं। यानी जब अकाउंटेंट किसी भी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है, क्लासिफाई करता है, उसको समराइज करता है, उसके साथ उस नेचर, उस ट्रांजैक्शन के साथ जैसे भी ट्रीटमेंट किया जाता है, इन तीन कंडीशंस को दिमाग में रखते हुए किया जाता है। अब ये तीन कंडीशंस क्या है, इनको हम धीरे धीरे वन बाय वन पढ़ते हैं और समझते हैं। देखो बेटा, इस टॉपिक को समझने के लिए आपको बहुत पेशेंस बनाए रखना है, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है कि आपने फिल्म देखी नहीं, हम आपको क्लाइमेक्स के बारे में बता रहे हैं, ठीक है ना। मतलब कि हमने आपको बता दिया कि हम ये चीजें फॉलो करेंगे। अब कैसे फॉलो करेंगे वो तो देखो, हमें जब हम रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट करेंगे, जब हम प्रैक्टिस करेंगे अपने, तभी हमें समझ में आएगी। अभी हम आपको क्या बता रहे हैं, हम किस डायरेक्शन की तरफ मूव करेंगे, क्या डायरेक्शंस होती है ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने की, वो सारी चीजें हम आपको यहाँ पे बताने जा रहे हैं। चलिए फर्स्ट अजम्पशंस के बारे में पढ़ते हैं कि हमारी जो गोइंग कंसर्न अजम्पशन है वो क्या है। देखो गोइंग कंसर्न अजम्पशन ये क्या कहते हैं, एज पर दिस अजम्पशन, एज पर दिस अजम्पशन, इस अजम्पशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, बिजनेस हैव इनफाइनाइट लाइफ। बिजनेस की क्या होती है? इनफाइनाइट लाइफ होती है। वी डू नॉट हैव एनी इंटेंशन टू क्लोज आवर बिजनेस। देखो क्या कह रहा है गोइंग कंसर्न, गोइंग कंसर्न जो चलता जाता है, जो रेगुलर चलता जाता है, यानी ये अजम्पशन कहती है कि बिजनेस हैव अ इनफाइनाइट लाइफ। बिजनेस की जो लाइफ है वो इनफाइनाइट है, मतलब बिजनेस कभी बंद नहीं होगा। हम ये मान के चलते हैं कि हमारी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है कि हम बिजनेस को बंद करेंगे। जब भी आप ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करोगे तो ये पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए कि बिजनेस हैव अ इनफाइनाइट लाइफ, वी डू नॉट हैव एनी इंटेंशन टू क्लोज आवर बिजनेस। हम अपने बिजनेस को बंद करने की कोई भी इच्छा नहीं होती, ठीक है। बिजनेस की कोई भी फाइल, क्या हम जब बिजनेस करते हैं तो हम ये सोच के चलते हैं कि हम यार 3 साल ये बिजनेस करेंगे या 4 साल बिजनेस करेंगे? हम क्या सोच के चलते हैं कि हमने आज ये बिजनेस स्टार्ट किया, कल को हमारे आने वाली नेक्स्ट जनरेशन इस बिजनेस को और डेवलप करेगी और एक्सप्लोर करेगी। हमारे दिमाग में यही होता है ना। तो यही अजम्पशन अकाउंटेंट के भी दिमाग में होनी चाहिए कि वी डू नॉट हैव एनी इंटेंशन टू क्लोज आवर बिजनेस। हम अपने बिजनेस को क्लोज नहीं करेंगे। देखो अब इस बिजनेस के इम्पैक्ट क्या होता है, अगर हम इसके इम्पैक्ट की बात करें, हम इस पॉइंट को क्यों फॉलो करते हैं, दिस हेल्प्स, this assumption helps us to distinguish between
कैपिटल नेचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये बिजनेस हमारी हेल्प करता है कि हम अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को क्लासिफाई करें। देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर हमने क्या पढ़ा था, वो एक्सपेंडिचर जो हम एसेट्स को परचेज करने के लिए करते हैं या एसेट्स को इंप्रूव करने के लिए करते हैं, एक्सटेंड करने के लिए करते हैं, जो हमारी अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का बेनिफिट लॉन्ग टर्म्स तक मिलता है, जबकि जो आपके रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है इसका बेनिफिट हमें शॉर्ट पीरियड के लिए मिलता है ना, शॉर्ट पीरियड के लिए। तो बेसिकली गोइंग कंसर्न अजम्पशन क्या कहता है, बिजनेस की इनफाइनाइट लाइफ है, इसलिए आपने अपने खर्चों को ये देखना है कि इस खर्चे का बेनिफिट हमें लॉन्ग टर्म्स तक मिलेगा या शॉर्ट टर्म्स तक मिलेगा, हमें इसका बेनिफिट कैसे मिलेगा, हमें ये ध्यान में रख के चलना होता है। तो ये खर्चा ये बेसिकली क्या है, देखो अगर हमने अपने सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर को एक ही साल रिकॉर्ड कर दिया, जिस ईयर हमने उसको परचेज किया है उसी ईयर हमने उसको रिकॉर्ड कर दिया, तो उस साल फर्म को क्या हो जाएगा, ह्यूज लॉस हो जाएगा, ठीक है ना। और आने वाले टाइम में उसका बेनिफिट मिलता रहेगा। बट हम यहाँ पे क्या करते हैं, जितने भी हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर्स है यानी हमारे फिक्स्ड एसेट्स है, फिक्स्ड एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस पे उसको रिकॉर्ड किया जाता है इन बुक्स, ठीक है। और जो भी उसके ऊपर डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ऑन देम, जितना भी हम डेप्रिसिएशन उसके ऊपर प्रोवाइड करेंगे वो हम चार्ज करेंगे, इज चार्ज्ड एवरी ईयर उसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। बेसिकली गोइंग कंसर्न एजम्पशन हेल्प करता है टू डिस्टिंग्विश बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आपके फिक्स एसेट्स को ओरिजिनल कॉस्ट पे रिकॉर्ड किया जाता है और उसके कॉस्ट को एवरी ईयर एलोकेट किया जाता है, एवरी ईयर क्या किया जाता है, एलोकेट किया जाता है इस गोइंग कंसर्न एजम्पशन के अकॉर्डिंग। तो हमने क्या पढ़ा, हमने गोइंग कंसर्न में पढ़ा कि बिजनेस विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड, बिजनेस जो है आपका लॉन्ग पीरियड तक चलता रहेगा। वी डू नॉट हैव एनी इंटेंशन टू क्लोज आवर बिजनेस, हम अपने बिजनेस को बंद नहीं करना चाहते। और ये एक्सपेंडिचर, ये अजम्पशन हमारी हेल्प करता है टू मेक द डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में हमारी हेल्प करता है उनको डिफरेंशिएट करने में। इसी अजम्पशन के कारण हम अपने फिक्स एसेट्स को ओरिजिनल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं और जो भी डेप्रिसिएशन उसके ऊपर लगाते हैं, ठीक है, एवरी ईयर हम उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, बेसिकली उसकी कॉस्ट को एलोकेट करते हैं ओवर द प्रोडक्शंस, जितना भी हमने प्रोडक्शन किया उसके ऊपर उसकी कॉस्ट को एलोकेट किया जाता है। तो आप मीनिंग को समझने की कोशिश करिए कि गोइंग कंसर्न का मतलब होता है बिजनेस कंटिन्यू चलता रहता है, इसके कारण हम देखते हैं कि ये खर्चा हमारे लॉन्ग टर्म तक बेनिफिट देगा या शॉर्ट टर्म तक बेनिफिट देगा, ठीक है। और जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो भी हमने फिक्स एसेट्स खरीदे हैं उसको ओरिजिनल कॉस्ट पे शो करेंगे और एवरी ईयर उसके ऊपर से डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। क्लियर, ये था पहला गोइंग कंसर्न। सेकंड होता है कंसिस्टेंसी अजम्पशन। देखो कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है, एक जैसी परफॉर्मेंस। बेसिकली यहां पे भी कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि एज पर दिस अजम्पशन, एज पर दिस अजम्पशन, इस अजम्पशन के कारण, एज पर दिस अजम्पशन अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, accounting practices once followed, once adopted, ठीक है, should be followed year to year, year to year। इसका मतलब क्या है
इसका मतलब है कि बिजनेस में किसी भी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए एक बार जो प्रैक्टिस, जो पॉलिसी आपने अडॉप्ट कर ली है, उसको ईयर टू ईयर फॉलो अप करते जाओ। देखो इसको ध्यान से समझना, क्योंकि ये चीजें ऐसी है जो अभी आपको धीरे, जब आप इसको आगे अप्लाई करोगे तब आपको धीरे धीरे इसका इम्पैक्ट समझ में आएगा। आज इम्पैक्ट समझना थोड़ा सा आपके लिए टफ हो सकता है, क्योंकि अभी आपके स्टार्टिंग के बेसिस है ये सारी चीजें, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, अकाउंट्स में किसी भी ट्रांजेक्शन्स को कई बार देयर आर सो मेनी प्रैक्टिसेस कैन बी ऑप्ट, बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज होती है जो हम ऑप्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल डेप्रिसिएशन ऑन असेट्स, आपने पढ़ा था डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ असेट्स। रिडक्शन इन मतलब डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं, एक होता है स्ट्रेट लाइन मेथड और एक होता है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, ठीक है। ये दोनों मेथड क्या होते हैं ये आगे चैप्टर्स जब आएगा तब आप पढ़ोगे। फिलहाल हम ये समझ रहे हैं कि डेप्रिसिएशन को ऑप्ट करने के, कैलकुलेट करने के दो मेथड होते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। अगर फर्म ने जो मेथड फर्स्ट ईयर ऑप्ट किया है, फर्स्ट ईयर चूज किया है, उसको ही ईयर बाय ईयर आपको फॉलो अप करना पड़ेगा, सो दैट वी कैन कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ वन ईयर विद द परफॉर्मेंस ऑफ अनदर ईयर। अगर आप एक जैसी प्रैक्टिस एवरी ईयर फॉलो करोगे तो आप इससे फर्स्ट ईयर की परफॉर्मेंस को नेक्स्ट ईयर की परफॉर्मेंस से इजीली कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। अगर आप डिफरेंट पॉलिसीज अडॉप्ट करोगे तो विच गिव्स द डिफरेंट रिजल्ट, जो अलग अलग रिजल्ट प्रोवाइड करता है, सो दैट वी कैन नॉट कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ वन ईयर विद द परफॉर्मेंस ऑफ अनदर ईयर। देखो बार बार मैं क्या कह रहा हूं कि अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस जो आप एक बार ऑप्ट कर लेते हो उसको ईयर टू ईयर फॉलो अप करते रहना चाहिए, ताकि जो एक साल की परफॉर्मेंस है वो ही आपकी परफॉर्मेंस, वो उसको आप कंपैरिजन कर सको विद द परफॉर्मेंस ऑफ नेक्स्ट ईयर, ठीक है। इससे फायदा क्या होगा, देखो अगर आप अलग अलग प्रैक्टिसेस फॉलो करते हो तो वो अलग अलग रिजल्ट प्रोवाइड करेगा, तो आपको कंपैरिजन में इजी नहीं होगा। तो ये बहुत सिंपल कंसेप्ट है कि कंसिस्टेंसी अजम्पशन का मतलब होता है एक बार जो अकाउंटिंग प्रैक्टिस ऑप्ट कर ली उसको ईयर टू ईयर फॉलो अप करते रहो, ताकि वो एक आपको कंपैरिजन का सेम बेस प्रोवाइड कर सके। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप कभी भी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को चेंज नहीं कर सकते। अगर आपके बिजनेस की कोई रिक्वायरमेंट है, अगर आपके बिजनेस की एक ऐसी रिक्वायरमेंट है कि आपको अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस जो है वो चेंज करनी पड़े, तो यू कैन चेंज द अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, बट यू हैव टू शो द इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट और लॉस ड्यू टू चेंज इन पॉलिसी। अगर आपने एक पॉलिसी चेंज करी है तो उसके कारण जो प्रॉफिट या लॉस है उसका इम्पैक्ट आप अपनी बुक्स में शो करोगे, क्लियर। बट नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली एक प्रैक्टिस जो चलती है वही प्रैक्टिस ईयर टू ईयर चलती है। अगर हमें कभी चेंज भी करना पड़े तो हम बहुत टाइम के बाद चेंज करते हैं, ठीक है ना। और अगर हम चेंज करेंगे तो उस चेंजेस के कारण हमारे प्रॉफिट या हमारे लॉस पे क्या इंपैक्ट आएगा वो भी हम बुक्स में शो कर देते हैं। तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल और मेथड शुड रिमेन कंसिस्टेंट फ्रॉम वन ईयर टू अनदर ईयर। एक साल से दूसरे साल तक आपके जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल से अकाउंटिंग मेथड है वो कंसिस्टेंट रहनी चाहिए, वो सेम रहनी चाहिए। देयर शुड नॉट बी चेंज नहीं होना चाहिए फ्रॉम ईयर टू ईयर, हर साल आप चेंज ना करो। इन ऑर्डर टू अनेबल द मैनेजमेंट टू कंपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ डिफरेंट पीरियड। अलग अलग साल के प्रॉफिट और लॉस, अलग अलग साल की जो बैलेंस शीट है उसको कंपेयर करने में आपको मदद मिलेगी अगर आप अपनी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को चेंज नहीं करते, ठीक है, क्लियर। वही चीज मैंने आपको पढ़ाई है कि अगर आपने अलग अलग पॉलिसी ऑप्ट करी है तो उससे अलग अलग रिजल्ट आएगा और आप उससे अपने इस साल के प्रॉफिट को कंपेयर नहीं कर सकते नेक्स्ट ईयर के परफॉर्मेंस से या प्रीवियस ईयर के परफॉर्मेंस से, ठीक है ना, क्लियर। नेक्स्ट आता है एक्रूअल बेसिस कंसेप्ट। अब देखो
बेसिकली इन द मॉडर्न टाइम, आज के टाइम में ऑलमोस्ट एवरी फर्म ऑप्ट द एक्रूअल बेसिस कंसेप्ट। हर फर्म एक्रूअल बेसिस कंसेप्ट को फॉलो करती है। व्हाट इज मीन्ड बाय एक्रूअल बेसिस कंसेप्ट? एक्रूअल बेसिस कंसेप्ट क्या कहता है? एक्रूअल बेसिस कंसेप्ट कहता है कि ट्रांजैक्शंस are recorded only when they occurred whether they settled in cash or not। चाहे वो कैश में सेटल हुए हो या नहीं हुए हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रांजैक्शंस को आप जब भी रिकॉर्ड करोगे जब वो होगे। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, पहले तो इसका मीनिंग समझो। मैंने ये आपको पहले भी पढ़ाया था एक्रूअल बेसिस कंसेप्ट, बट इसका मीनिंग आपको ध्यान से समझना है। एक्रूअल बेसिस कंसेप्ट क्या कहता है? जो ट्रांजैक्शन जिस टाइम पीरियड से रिलेट करता है उसी टाइम पीरियड में उसको रिकॉर्ड किया जाता है, चाहे उसकी कैश सेटलमेंट हो या ना हो। मतलब क्या हुआ, एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर मान के चलिए फर्म ए ने गुड्स सोल्ड करी है, गुड्स सोल्ड टू बी ऑन 15th March 2022 and payment received on 15th May 22। अगर आपने गुड्स बेची है 15 मार्च को, ठीक है, बट पेमेंट रिसीव्ड कर रहे हो 15 मई को, तो अब ये सेल कब की मानी जाएगी? 15 मार्च की मानी जाएगी या 15 मई की मानी जाएगी? ये सेल आपकी 15 मार्च की मानी जाएगी, क्योंकि 15 मार्च को आपने गुड्स सोल्ड कर दी थी, ठीक है। बेशक कैश आपने 15 मई को रिसीव्ड किया, बट ये जो इनकम है, ये इनकम आपकी 15 मार्च की मानी जाएगी। यानी एक्रूअल बेसिस कंसेप्ट कहता है कि ट्रांजैक्शंस को आप उसी टाइम पीरियड में रिकॉर्ड करोगे जिस टाइम पीरियड में वो होते हैं, ठीक है, ना कि जब उसका कैश सेटलमेंट होता है। इस ट्रांजैक्शंस के अकॉर्डिंग आप रिवेन्यू आर रिकॉर्डेड व्हेन वी गेट द टाइटल टू रिसीव द रिवेन्यू। मतलब जब रिवेन्यू को कब कंसीडर किया जाता है? जब हमने उस पर राइट ले लिया कि हमारी रिवेन्यू, हमने अपना जो ट्रांजैक्शन है वो कंप्लीट कर लिया, ठीक है, चाहे कैश सेटलमेंट हो या ना हो। इसी तरीके से खर्चों को भी उसी टाइम पीरियड में रिकॉर्ड किया जाता है जब वो होते हैं, जब वो रिवेन्यू को अर्न करने के लिए होते हैं, ठीक है। इन्हीं ट्रांजैक्शन से, इसी बेसिस के अकॉर्डिंग हमने अपने 4 वर्ड्स पढ़े थे। एक वर्ड पढ़ा था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, दूसरा प्रीपेड एक्सपेंस, तीसरा एक्रूड इनकम, और फोर्थ इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। क्लियर? हमने 4 वर्ड्स पढ़े थे ना। हमने जब अपनी बेसिक टर्म्स को कंप्लीट किया था तब हमने पढ़ा था कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है, प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है, एक्रूड इनकम क्या होता है, एडवांस इनकम क्या होता है। अगर किसी भी बच्चे की वो क्लास मिस हो गई तो नीचे प्लेलिस्ट में क्लास 11 कंप्लीट कोर्स की प्लेलिस्ट है, वहां पे हमने वीडियोस को अरेंज किया हुआ है, आप वहां पे जाके अपने उस टॉपिक को देख सकते हैं। अब बिकॉज ऑफ एक्रूअल कंसेप्ट, ये जो 4 एडजस्टमेंट्स है, एडजस्टमेंट एंट्रीज आर मेड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड सो दैट वी कैन फाइंड आउट द ट्रू पिक्चर ऑफ प्रॉफिट और लॉस। एक्रूअल बेसिस कंसेप्ट के कारण ही हम जो हमारा ट्रू प्रॉफिट है, असली प्रॉफिट है या असली लॉस है, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सिस्टम क्या कहता है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि इनकम को आप
इनकम तब रिकॉर्ड करोगे जब आपने ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर लिया होगा। और इसी तरीके से एक्सपेंसेस को भी एक्सपेंस के तौर पे जब भी रिकॉर्ड किया जाएगा जब वो रेवेन्यू को अर्न करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो एक्रूअल बेसिस कंसेप्ट क्या कहता है? ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड ओनली व्हेन दे अकर्ड। व्हेन, देखो क्या कहा है इसने, एज पर दिस कंसेप्ट अ ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट द टाइम व्हेन इट इज एंटर्ड इनटू, नॉट व्हेन इट इज सेटल्ड इनटू कैश। ठीक है ना, इसी तरीके से इसी कंसेप्ट के कारण रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड व्हेन सेल्स आर मेड। जब सेल्स कंप्लीट हो जाती है तब हम उसको रेवेन्यू कंसीडर करते हैं। एंड इट इज इमैटेरियल। इमैटेरियल का मतलब इसके कोई मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वेदर कैश रिसीव्ड और नॉट, कि हमने कैश रिसीव किया है या नहीं। उसी तरीके से एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड इन द अकाउंटिंग पीरियड in which they assist in earning the revenue, whether cash is paid for them or not. इसी तरीके से हम खर्चों को भी उसी टाइम पीरियड में रिकॉर्ड करते हैं जिस टाइम पीरियड में हमने रेवेन्यू को अर्न करने के लिए उसको किया है, चाहे उसके लिए कैश पे हो या ना हो। ये एक कंसेप्ट, देखो आपने 3 अजम्पशंस पढ़ी। मैंने अजम्पशंस का मीनिंग क्या बताया आपको? मैंने अजम्पशंस का मीनिंग बताया वो कंडीशंस जब एक अकाउंटेंट ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हुए अपने दिमाग में पहले से ही रख के चलता है कि ये 3 सिचुएशंस जो है ये हमेशा होगी। पहली सिचुएशन क्या है? गोइंग कंसर्न अजम्पशन, कि बिजनेस की इनफाइनाइट लाइफ होती है, हमारे बिजनेस को क्लोज करने की कोई भी इंटेंशन नहीं है। दूसरा कंसिस्टेंसी, जो एक बार प्रैक्टिस हमने ऑप्ट कर ली उसको ईयर टू ईयर फॉलो करते हुए चलिए। तीसरा एक्रूअल कंसेप्ट, कि ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड जब ही करेंगे जब वो ट्रांजैक्शंस होता है, चाहे उसके कैश सेटलमेंट हो या ना हो, उससे हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर? तो ये थी आपकी 3 अजम्पशंस। ठीक है, इसके बाद स्टार्ट होते हैं आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। जब तक आप इन्हीं तीनों अजम्पशंस को बहुत अच्छी तरीके से पढ़िए और मतलब अपने नोट्स को प्रॉपर बनाइए। जहाँ पे भी आपको लगता है कि आपके लिए ये पॉइंट्स जरूरी हैं, आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस अपने पॉइंट नोट कर सकते हो। मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि मैं आपको कंसेप्ट भी समझाऊं, साथ ही साथ आपको नोट्स भी प्रॉपर प्रोवाइड करूं ताकि आप उन नोट्स को नोट डाउन करते हुए अपने नोट्स रजिस्टर को कंप्लीट कर सको। क्लियर? तो हमारा ये था गोइंग कंसर्न अजम्पशन, फिर इसके बाद हमने पढ़ा कंसिस्टेंसी अजम्पशन और फिर हमने पढ़ा एक्रूअल कंसेप्ट। क्लियर? आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नए अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को पढ़ेंगे। जब तक आप अपने रेगुलर स्टडीज करते रहिए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो।